हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है लेजेंड से बातचीत के आज के इस एपिसोड में। आज के हमारे लेजेंड है कल्पेन पारिक सर। ही इज प्रेसिडेंट ऑफ डीएसपी म्यूचुअल फंड्स। इससे पहले आपने कल्पेन सर के काफी सारे शोज हमारे साथ देखे हैं। ये वाला शो आप ये समझ सकते हो, जो जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आज के दिन है। निफ्टी अभी जस्ट जिस समय में रिकॉर्ड कर रहे हैं, जस्ट अभी अभी 16,000 टच कर चुका है। इस लेवल पे जो जो क्वेश्चन आपके दिमाग में होने वाले हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम पूछने वाले हैं कल्पेन सर के साथ और आप सभी के सामने प्रेजेंट करने वाले हैं। सबसे पहले कल्पेन सर, आपकी इन्वेस्ट आज फॉर कल की फैमिली में स्वागत है। वेलकम टू द इन्वेस्ट आज फॉर कल फैमिली सर। Thanks, Anand. So happy to be back talking to you and your investors. थैंक यू सर। कल्पेन सर, निफ्टी 16,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी था, वहां पे हम पहुंच चुके हैं मार्केट में, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा डाउट है मार्केट के रिलेटेड कि अब आगे क्या। अभी तक तो हम पहुंच गए और ऑलमोस्ट हर एक लेवल पे डाउट बढ़ता ही जा रहा है कि अब तो मार्केट वापस से क्रैश कर जाएगा। मार्च 2020 की यादें हमारे दिमाग में भी बहुत ताजा हैं कि यार अभी अभी ऐसा हुआ था कि मेरा पोर्टफोलियो एकदम पत्तों के जैसे बिखर गया था। इसके ऊपर आपका क्या आउटलुक है, आपका क्या टेक है? आनंद, मुझे कभी लगता है कि बाजार को कोई चिंता नहीं होती है, लेकिन हमें चिंता होती है। और ये जो 16,000 हो या 17,000 हो या 15,000 हो, दीज आर ऑल लेवल्स लाइक हमारी एज हर दिन ऑल टाइम हाई पे पहुंचती है। बट हम बैठ के ये सोचते नहीं है कि अब आज क्या करें। टुडे वी हैव क्रॉस्ड द साइकोलॉजिकल लेवल। लाइक टुडे फॉर मी, आई हैव क्रॉस्ड 48 years and 4 days. So I don't think that this is my all-time high. Now should I worry? And because tomorrow I'm going to cross another all-time high. So I think one very important point हमें ध्यान में रखना चाहिए कि ये लेवल्स को भूल के अपने इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको ध्यान में रखने की जरूरत है। इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि हम अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करें। इन द लॉन्ग टर्म हम इन्फ्लेशन को बीट कर पाए, हमारे हार्ड एंड पैसे की प्राइसिंग पावर को बढ़ाते रहे, और ये बढ़ाने के लिए अच्छे एसेट क्लासेस में सही टाइम पे सही टाइम के लिए इन्वेस्ट करें। सही टाइम पे इन्वेस्ट करने में हम बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। सही टाइम के लिए हम इन्वेस्ट करते हैं या नहीं, इस पे हम कभी सवाल नहीं करते हैं खुद को। तीसरा कमेंट मेरा ये है कि मुझे नहीं लगता है कि बाजार में किसी को कोई कंसर्न है, बिकॉज मैं जिस तरह से हर दिन अपने सर्कल में, फ्रेंड्स हो या फैमिली मेंबर्स हो, नए लोगों के फोन जिस तरह से मुझे आते हैं कि मैंने अपना डीमैट अकाउंट खोल दिया है, मुझे इन्वेस्ट करना है। मेरे कजिन का अभी संडे सुबह फोन आया मुझे, हु इज अ डॉक्टर, and for the last 5-6 years I have always been telling him that start your long term investments. He said that finally I've opened a demat account and I'm going to invest in a couple of IPOs which are coming in the next few days. So on one hand, there is a huge frenzy of new investors joining the industry who are wanting to invest. Now, whether they are investing the right way or not, time will tell. But there is a lot of money which is coming in. There is no doubt about it. There is one set of investors who are anxious, who are always anxious. I think investors are always anxious कि बाजार नीचे जाएगा तो क्या होगा। ये एंजाइटी मेरे अंदर भी थी अपने करियर के काफी लंबे समय तक। लेकिन जब एक बार एक रियलाइजेशन हुआ कि ये बाजार का काम है ऊपर और नीचे जाना। बाजार में कभी कहीं नहीं लिखा है कि हमारा हक है कि बाजार सिर्फ ऊपर जाएगा और हमें सिर्फ पॉजिटिव रिटर्न मिलेगा। तो जिस दिन ये एक्सेप्टेंस हो गया कि इसका तो काम है ऊपर और नीचे जाना, एक दिन आधा टका ऊपर खुलता है, एक दिन आधा टका नीचे खुलता है, और हर 3 साल में एक बार 15-20% नीचे जाता है टेम्पररीली, हर 5 साल में 30% एक बार नीचे जाता है, और हर 8 से 10 साल में एक बार 40% से भी नीचे जाता है। बट ये सब टेम्पररी होते हैं करेक्शंस, क्योंकि फंडामेंटल रूल क्या है बाजार का कि कंपनीज अगर ग्रो करेगी और अगर कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स बेचती है और अपने रेवेन्यूज को ग्रो करती है साल भर साल, हर साल अगले 5 या 10 या 15-20 साल में, तो प्रॉफिट्स ग्रो होंगे, और अगर प्रॉफिट्स ग्रो होंगे तो शेयर प्राइसेस ग्रो होंगे, और अगर शेयर प्राइसेस ऊपर जाएंगे तो म्यूचुअल फंड्स जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं उनके भी लॉन्ग टर्म में एनएवीज ऊपर जाएंगे। लेकिन कोई भी कंपनी में जरूरी नहीं है कि वो हर साल प्रॉफिट ग्रो कर पाए। शायद 1-2 साल ऐसे आते हैं उसके इंडस्ट्री के साइकिल में या बिजनेस के साइकिल में जब प्रॉफिट ग्रोथ स्लो हो जाता है, और जब बाजार उसको ओवर एस्टिमेट कर देता है, और जब ये डिस्कनेक्ट होता है तो टेम्पररी करेक्शंस होंगे, और काफी हद तक ये करेक्शंस वायलेंट भी हो सकते हैं। तो हमें अपने पोर्टफोलियो को तैयार रखना है कि हमें लॉन्ग टर्म में ग्रोथ को कैप्चर करना है,
और जब जब मीडियम या शॉर्ट टर्म में करेक्शन हो तो उसके लिए तैयारी कैसे करके रखे, कुछ पैसा अलग से रखे जो इस करेक्शन में हमें काम आ सके। तो आई थिंक अगर ये एक्सेप्टेंस हो जाए हमारा कि बाजार का लॉन्ग टर्म डायरेक्शन ऊपर है, बाजार का शॉर्ट टर्म डायरेक्शन दोनों बाजू हो सकता है, तो हम खुद को अच्छे इन्वेस्टर बना सकते हैं। सर जैसे आपने कहा मार्केट इज इवेंचुअली स्लेव ऑफ अर्निंग, बिल्कुल सही बात है सर, जैसा आप हमेशा कहते हो। बट सर इसमें आपने एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला कि मार्केट में अब कुछ ऐसे भी इन्वेस्टर्स आ रहे हैं जो शायद पिछले 5 साल तक मार्केट से या इन्वेस्टमेंट से दूर भाग रहे थे, अब वो इन्वेस्टमेंट करने आए हैं। ये जो नॉर्मल इन्वेस्टर्स हैं उनको भी पता चल रहा है, तो उनको अभी ये डर आ रहा है कि ये वापस से क्या कहीं यूफोरिया वाली सिचुएशन तो नहीं हो गई है, कहीं हम वापस से क्रैश के पास तो नहीं है। सो अनंत, इसमें ऐसा है ना कि मेरा कहना क्या है कि ये सब चिंता करके हम क्या करेंगे। हमारी चिंता करने से बाजार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारी चिंता करने से ये नए इन्वेस्टरों को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और हमारी चिंता करने से ये भी नहीं कि बाजार कल के कल नीचे आ जाएगा जो भाव पे हमें पैसा लगाना है। हमें सवाल ये पूछना है, अगर हम अच्छे इन्वेस्टर हैं, हमारा रिलीजन क्या है एज अ गुड इन्वेस्टर, टू बी डिसिप्लिन्ड अबाउट आवर इन्वेस्टिंग एंड टू से दैट ओके व्हाट इन्वेस्टमेंट्स मेक सेंस. And then there are good investments which also sometimes stop making sense because they get overpriced. तो मेरे हिसाब से दो तरीके के इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो इक्विटी में। एक है स्टॉक्स, डायरेक्टली आप स्टॉक्स खरीद सकते हो अगर आपको स्टॉक्स समझने की आप में क्षमता है और टाइम है और एबिलिटी है। दूसरा ऑप्शन है आप म्यूचुअल फंड्स खरीद सकते हो जो स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। ये दो चॉइस आपको बनाने हैं। और तीसरा यह है कि अगर आपको लगता है कि बाजार बहुत महंगा है तो एसेट एलोकेशन कर लो। पूरा 100 रुपया कौन आपको बोल रहा है इक्विटी में लगाओ, 50 रुपया लगाओ, 20 रुपया लगाओ। आपको जीरो लगाना है, जीरो भी लगा सकते हो, और थोड़ा पैसा आप डेट फंड में रखो, और जब टाइम मिले तब धीरे धीरे करके इसको इक्विटी में हर महीने से ट्रांसफर कर लो। तो सोल्यूशन ढूंढना जरूरी है। हमारे इन्वेस्टमेंट में हमने हमेशा देखा है कि लोग प्रॉब्लम पहले ढूंढते हैं, सोल्यूशन को कम ढूंढते हैं। तो अगर हम सोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि हमारा तकलीफ क्या है, हमारे पेन पॉइंट क्या है, कि बाजार महंगा है, ठीक है एसेट एलोकेशन कर लो। सो आज मुझे भी लगता है कि बाजार महंगा है, तो मैंने फॉर एग्जांपल 100 रुपए में से 50 रुपया डेट में है और 50 रुपया इक्विटी में है। तो अगर जिस दिन बाजार ऊपर जाता है मैं खुश होता हूँ कि जो 50 रुपया इक्विटी में वो ऊपर जा रहा है। जिस दिन बाजार नीचे जाता है तो भी खुश होता हूँ कि 50 रुपया तो डेट में है जो बच गया और जो रीबैलेंस करने में काम आएगा। अभी आप अपना एसेट एलोकेशन डिसाइड कर सकते हो, आपको 50-50 रखना है, 70-30 रखना है, 90-10 रखना है, या जो भी रखना है। सोल्यूशंस अवेलेबल है। वंस यू नो आपको करना क्या है, हमेशा अलग अलग सोल्यूशन निकल सकते हैं। सर लेकिन इसमें क्या होता है, जब भी कोई नेगेटिविटी हमारे सामने आती है, नेगेटिव न्यूज आती है, मार्केट का ये तरीका है कि वो पहले उसको ओवर एस्टिमेट करेगा, और कोई पॉजिटिव न्यूज आ रही होती है तो उसको अंडर एस्टिमेट करता है। अब इसी पॉजिटिविटी को अंडर एस्टिमेट करते हुए बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जिनको फोमो की फीलिंग हो रही है, फियर ऑफ मिस्ड आउट हो रहा है। So actually, Anand, this is a bit opposite to what you're saying. इस बार पॉजिटिविटी को भी बाजार एक्स्ट्रापोलेट करता है। ऐसा नहीं है कि बाजार सिर्फ मंदी को एक्स्ट्रापोलेट करता है, बाजार दोनों बाजू जरूरी नहीं कि हमेशा इक्विलिब्रियम में रहे। बाजार नहीं, अल्टीमेटली we as an investor underestimate the positivity. So today we are also overestimating the positivity in some way because that is reflecting in so many new demat accounts opening, so many new broker accounts opening, so many new inflows coming in, right? There is more money coming in today than ever before in the history of our stock markets world over, not just in India. So how can we say that there is no positivity? Positivity तो बहुत ज्यादा है, इसीलिए तो बाजार तेजी पे है ना। There is a segment, people like you and me, which is a small universe which talks to each other the same things every day, every few days. तो हम हमारे जो स्टिमुलस है वो इस तरह के स्टिमुलस है। एक नई दुनिया बनी है शायद, जहां पे लोग बोलते हैं कि छोड़ो ये सब डिसिप्लिन और ये सब की बातें, पैसा बन रहा है हर दिन। अगर आईपीओ 20-30-40-50% ऊपर में खुलता है तो इतना क्यों दिमाग लगाना है, पैसा लगा दो। तो बाजार में हर तरह के इन्वेस्टर्स है, डिसिप्लिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है, टेम्पररी प्राइस एप्रिसिएशन से पैसा बनाने वाले भी इन्वेस्टर्स है। So ये बाजार सबको खुश कर रहा है, except the one who is not invested. And the one who is not invested will obviously feel anxious that is it now the right time or not. So I personally feel that investors have to always make a beginning. They have to start. If you have to swim, you cannot sit outside and theoretically swim. You have to first come in and then decide how to swim fast or slow or be in the shallow waters or in the deep waters. But शुरुआत जरूरी है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो अच्छे इन्वेस्टमेंट से पैसा बनना ही है।
शायद थोड़ा कम बनेगा, बट पैसा तो बनेगा लोगों का, उसमें कोई सवाल नहीं है। सर हमारी ना जब लास्ट कन्वर्सेशन हुई थी अराउंड जुलाई 2020 में हुई थी, उस समय आपने बताया था कि आप पर्सनली ऑलमोस्ट 65% के आसपास इक्विटी में प्लेस थे। सो अभी जो आपने 50% का फिगर दिया वो एक्चुअल फिगर है? Yeah. So see, that 65 would have become around 70, 75 over time because mark-to-market appreciation hua. And, I would have got some new inflow also every month through salaries, etc. So, वो सबको ध्यान में रख के 75, 25 was my broad asset allocation. I have recently brought it down to 50-50. And like I think I mentioned last time also that, I'm looking to buy a house. And no, one, I am a conservative investor. Two, I am looking to buy a house, and I had kept some money aside that if I need to, do a home purchase, then I don't want to be dependent on the stock market on that day when I have to go and sign my agreement or make payment. So most likely, I may end up doing something in the next 2 weeks itself. So I've created some bit of cushion by booking profits on one hand, taking advantage of this price appreciation. And it's not that I've done it because I don't believe in in the funds in which I've invested or in the underlying stocks. In the next 3 to 5 years, they'll be higher than what they are today, most likely. Most likely is the word I'm using. But there is another alternate use that is coming in the near term. So the benefit of mutual fund investing is it allows you to take care of various types of goals that you have. So I've booked some profits right now, taking advantage of this sharp move. And I've always learned one thing that panic करना है तो तेजी में करो, मंदी में ना करो. मंदी में पैनिक करने से कैपिटल लॉस होता है, तेजी में पैनिक करने से रिटर्न का लॉस होता है. आई एम ओके टू डाइजेस्ट लॉस ऑफ रिटर्न, बट कभी-कभी अपना ईगो हर्ट होता है अगर लॉस ऑफ कैपिटल को. तो थोड़ा प्रॉफिट बुक किया है बिकॉज आई वुड वांट टू रीबैलेंस इनटू रियल एस्टेट एज एन एसेट क्लास because I don't have a house. I live in a rented house. So this is the reason why I first brought it down to 50-50. But the answer to your question will be valid after I make that purchase. What is the new asset allocation then? Because then a large chunk will go away. So I will end up being again somewhere around 60-40. And I'm a long-term investor. I'm a very long-term investor. Ideally, I don't need money every year, right? My whole thesis is that long-term compounding, जब पैसा 15, 20, 25, 30 साल रुकता है अच्छे इन्वेस्टमेंट में, और आप अगर कंपनीज के साथ इतना टाइम दो, आप अपने म्यूचुअल फंड यूनिट्स को जब इतना टाइम दो, तब लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग होता है. तो जब अगर हम वो टाइम ही नहीं देंगे इन्वेस्टमेंट, और ये जरूरी नहीं है कि टाइम देने से हर दिन पैसा बनेगा. देयर आर मेनी इयर्स इन बिटवीन व्हेन योर 3 or 5 year रिटर्न्स डोंट लुक वेरी गुड, बट यू हैव टू लिव थ्रू दैट. That is the secret sauce of good long-term investing and being a good investor. सर एक बहुत so currently as I said it is 50-50, but that is the deal. Yeah. जैसा आप बोल रहे हो ना सर कि रिटर्न ऑफ कैपिटल इज आल्सो इंपॉर्टेंट, स्पेशली अगर हम नए इन्वेस्टर है एज कंपेयर टू रिटर्न ऑन कैपिटल. हमें कैपिटल तो कम से कम वापस मिल जाए, वो हमारा हमेशा एक कंसर्न रहता है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. सर नेक्स्ट हमारा पॉइंट ऑफ so Anand, return of capital sorry I'll just complete. Return of capital अगर हमारे इन्वेस्टमेंट को हम सही टाइम दे तो कभी कोई इशू नहीं हुआ है. पिछले 25-30 साल में आपने अगर अच्छे स्टॉक्स में, अच्छे फंड में पैसा लगाया हो, और आप अगर सिर्फ एक एक्सरसाइज करके देखिए कि मेरा वर्स्ट केस रिटर्न क्या था अगर मैंने 5 साल के लिए पैसा लगाया हो, 98% ऑफ टाइम द वर्स्ट केस रिटर्न वाज मोर देन योर कैपिटल. 2% टाइम नसीब खराब था, उस दिन बाजार बहुत नीचे आ गया होगा या कोई क्राइसिस हुई होगी, बट 98% ऑफ टाइम इफ योर holding period is around 7 or 8 years, you have not just returned capital, but you have earned more than fixed income also. So अगर time horizon आप दे दो बाजार को, तो return of capital भी होता है और return on capital भी होता है. But हमारा capital हमको हमेशा ये बोलता है कि आप भी मुझे time दो. I think time बहुत बड़ा dimension है, और काफी टाइम क्या होता है अनंत की बाजार के हर डायमेंशन को एनालाइज करने में हम कंफ्यूज हो जाते हैं अपने टाइम की जर्नी से, और हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं. कभी लगता है कि अब ये इवेंट हो गया, जैसे अभी चाइना में फॉर एग्जांपल करेक्शन हो रहा है, तो उसके लिए भी लोग सोचेंगे क्या इससे बाजार में वॉलेटिलिटी आ सकती है, या अभी दूसरा फियर है कि बहुत सारे आईपीओ अगर आएंगे तो क्या लोग लिस्टेड स्टॉक्स में से थोड़ा पैसा निकाल के आईपीओ में लगाएंगे, सो क्या उससे कोई करेक्शन आ सकता है. तो हर दिन सवाल तो होंगे हमारे दिमाग में, बट हमें ध्यान में रखना है कि क्या हमें पैसे की जरूरत है. अगर है तो निकाल लो, बाजार अच्छा हो या बुरा हो, पैसे की जरूरत है तो आज ही निकाल लो, और अगर जरूरत नहीं है तो देन लेट द मार्केट टेक केयर ऑफ इटसेल्फ. बिल्कुल ठीक बात है सर. मार्केट ने तो रिटर्न बना के दिया है.
अगर किसी इन्वेस्टर ने नहीं बनाया तो शायद उनकी खुद की इमोशनल मिस्टेक्स की वजह से नहीं बनाए हो, मार्केट ने तो रिटर्न बना के दिया। सर एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट जिस पे आप और हम बात कर रहे थे, सर देखिए एनएफओ अभी बहुत सारा है मार्केट में, एंड आई विल बी वेरी ट्रू, मुझे पर्सनली एज अ डिस्ट्रीब्यूटर आल्सो एंड एज एन इन्वेस्टर आल्सो मुझे एनएफओ कभी भी पसंद नहीं आया। मैंने हमेशा अपने इवन चैनल पे सभी को ये कहा है कि मैं कभी एनएफओ यूज नहीं करता हूँ, बिकॉज हमारे पास सेम कैटेगरी में, तो हम एनएफओ के पास, न्यू फंड ऑफर के पास क्यों जाए। अब आप एक नई नई चीज लेके आए हो, ओएफओ। सर एक्सप्लेन कीजिए ना क्या, इवन आई एम वेरी एक्साइटेड कि ये तो सबको पता होना चाहिए, कुछ डिफरेंट है। तो ओएफओ में बिल्कुल कुछ डिफरेंट नहीं है। ओएफओ का एक्सटेंडेड वर्जन है ओल्ड फंड ऑफर। सो जैसे आपने बोला कि एक तरीका है इन्वेस्टरों को म्यूचुअल फंड में लाने के लिए एनएफओ का कॉन्सेप्ट है, और मेरा कोई इस पे नेगेटिव व्यू नहीं है, बिकॉज हमने भी बहुत एनएफओस किए हैं पिछले 20-22 साल में। मेरा ये व्यू है कि अगर वेदर एनएफओ हो या कोई भी प्रोडक्ट हो, इट इज अ पाइपलाइन which enables an investor to come into the industry. So if the investor is coming with the right knowledge, the right awareness, the right understanding of risk and likely rewards, whether वो NFO के through अपना equity investment शुरू करे या वो existing fund के through शुरू करे, मुझे इस पे कोई मेरा इस पे कोई negative अलग से भी नहीं है. So I will not say NFOs are bad, to be honest. But what we have tried to do is to bring a concept called old fund offer. We have a fund which is now 24 years old. It is our oldest fund. इसका नाम था DSP Equity Fund. It is a fund where I also have one of my largest investments in DSP. It has recently got renamed as DSP FlexiCap Fund. Now, इस फंड की NAV ने I think 80 गुना रिटर्न दिया है. 10 रुपए की NAV अगर होती तो आज उसकी NAV या 1 रुपए की NAV आज 80 रुपया हो गई है, फॉर एग्जाम्पल. तो हम 6-8 महीने पहले हमने एक एनालिसिस किया था कि हमारे कितने इन्वेस्टर हैं जिन्होंने ये 19% CAGR रिटर्न जो इस फंड ने दिया है, इसका फायदा उठाया है. और जब हमने ये डेटा देखा तो ये डेटा काफी शॉकिंग था. डेटा ने ये दिखाया कि लेस देन 24 इन्वेस्टर्स हैव स्टेड फॉर द एंटायर 24 ईयर हिस्ट्री. ओके, so while we do feel proud about the fact that the fund has been there for long, it has gone through all market cycles, हर उतार चढ़ाव को देखा है, कभी अच्छा परफॉर्म किया है, कभी बुरा परफॉर्म किया है, फिर से अच्छा परफॉर्म किया है, बाजार को बीट किया है, बेंचमार्क के ऊपर 4 से 4.5% का रिटर्न दिया है. तो हर डायमेंशन पे ये एक रिस्पेक्टेबल रिजल्ट इसने अचीव किया है. इसके बावजूद इसमें नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स हु हैव स्टेड फॉर 24 years आर लेस देन 24. So while I was having this conversation with some intelligent advisor like you, he made this comment कि आपने मेहनत क्या की है इन्वेस्टर को पहले तो लंबे समय तक बांध के रखने के लिए या इंसेंटिवाइज करने के लिए, और आपने क्या एफर्ट डाला है इस तरह के एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को अपने इन्वेस्टरों और डिस्ट्रीब्यूटर के सामने प्रेजेंट करने के लिए. अगर आपका भी फोकस नए नए आइडियाज पे होगा तो पुराने आइडिया पे क्यों कोई फोकस करेगा. अगर आप फोकस नहीं करोगे तो इन्वेस्टर के पास तो हजारों चॉइस है. तो ये एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन था और ये एक बहुत अच्छा फीडबैक मिला मुझे कि हमें हमारे एग्जिस्टिंग पुराने आइडियाज जो अच्छे हैं, जो टाइम टेस्टेड है, जिसने अपने मैंडेट को डिलीवर किया है, अगर हम इसे हमारे इन्वेस्टर्स के सामने प्रेजेंट करके हर कुछ महीनों में हाईलाइट करें तो इससे इन्वेस्टर का अटेंशन रहेगा इन आइडियाज पे, और जरूरी नहीं है कि वो नए आइडियाज के पीछे ही भागे. तो just as a play of words, instead of NFO we coined a word called OFO because this is our oldest fund. This is our first equity fund ever, and I think इस धंधे का सबसे बड़ा रॉ मटेरियल, इस धंधे का सबसे बेहतर फंड मैनेजर समय है, टाइम. तो इस फंड के पास 24 साल की हिस्ट्री है. इस फंड ने 5 से 6 तेजी और मंदी देखी है. इस फंड ने 50% के ड्रॉडाउन देखे हैं. 2000 का बड़ा मंदी जो हुआ था वो देखा है. 2007-8 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस देखी है, और कोविड का 40% का करेक्शन भी देखा है. और इसके बाद और सो हमारा मैसेज इस फंड के थ्रू दिस फंड ये है कि इस फंड का ट्रैक रिकॉर्ड है, 24 साल का लाइव पोर्टफोलियो है. इस फंड की 20 पेज की एक डॉक्यूमेंट है जिसे हम बोलते हैं ये हमारा इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी डॉक्यूमेंट है. हम कोशिश करते हैं इन्वेस्टर्स को सिर्फ रिटर्न ना दिखाए, लेकिन साथ में ये भी बताए कि अगर आपको ये फंड में इन्वेस्ट करना है तो पहले ये डॉक्यूमेंट पढ़ लीजिए. अगर आपको लगता है कि ये प्रिंसिपल्स के साथ आप अलाइन होते हो तो ये फंड आपके लिए सही है. सिर्फ रिटर्न्स नहीं,
लेकिन इसकी फिलॉसफी क्या है। तो हमारा 20 पेज का इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी डॉक्यूमेंट है जिसमें हमने हाईलाइट किया है कि हम क्यों इस तरह की कंपनीज खरीदते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट को हमने सोचा कि एक टाइम है इसको पैकेज करके हमारे इन्वेस्टर्स को और आपके इन्वेस्टर्स को दिखाए कि ओल्ड कैन ऑल्सो बी गोल्ड, एंड इफ ओल्ड हैज डिलीवर्ड देन बी हैप्पी विद द ओल्ड। किसी ने अच्छा बोला है, राइट, दैट मेनी टाइम्स मोर मनी इज लॉस्ट इन ट्राइंग टू सर्च फॉर द नेक्स्ट HDFC बैंक, instead of just being happy with an existing HDFC bank which is time tested and delivered. HDFC Bank is an example. Likewise, in each sector there are these winning companies. Cement le lo to Shree Cement or Ultratech, they are winners for decades. Why look for the new one? So जब existing time tested decadal concepts or products हो आपके पास, तो why not showcase them? So that's what we are trying to do. ये तो वही बात हो गई ना सर, चलती गाड़ी में कभी बोनट बार बार खोल के नहीं देखते, उसको चलने देते हैं क्योंकि वो अच्छे से चलते रहो। सर इसमें कुछ क्वेश्चंस आएंगे इन्वेस्टर्स के, मैं वो आपसे पूछने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब अगर सपोज इन्वेस्टमेंट करना है तो डायरेक्टली वो जाए, जैसे नॉर्मली किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है वैसे कर ले, बात खत्म, राइट? This is a mutual fund product like any other product, so nothing new about it. Everything. It is an old fund offer, so there's nothing new about it. It is just that अगर मैंने ये शब्द OFO यूज नहीं किया होता तो शायद आप ये सवाल नहीं पूछते और इस फंड पे अटेंशन नहीं आता। So the whole idea is to bring attention to something which is there every day. I can go to my mobile app and log in there, and or I can log in, let's say, to your app, and if the fund is there, I can just click on it, do an online transfer like any other fund. Nothing new about it. So सब कुछ सेम है, it is just a new concept जिसके साथ हम इसको प्रेजेंट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सुपर्ब सर। सर नेक्स्ट पॉइंट ये आता है, हमारे लास्ट डिस्कशन से मैं ये पॉइंट उठा रहा हूँ, आफ्टर NFO एंड OFO के डिस्कशन के बाद गोल्ड पे आपका क्या आउटलुक है, और क्या हमें गोल्ड को एज अ पोर्टफोलियो का पार्ट बनाना चाहिए, और बनाने चाहिए तो कितना परसेंटेज तक बना सकते हैं? देखिए, गोल्ड पे दो अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स है। एक कैंप ये बिलीव करता है कि गोल्ड के पास कैश फ्लो नहीं है, राइट? गोल्ड कैन नॉट प्रोड्यूस न्यू कैश फ्लो अनलेस यू गो एंड सेल एंड देयर इज अ मार्केट ऑफ अ बायर. So there is some of the best legends of the investing world, a guy like Warren Buffett, who is the legendary investor and the richest man on earth, he says that gold में zero cash flow, so why will I waste my capital investing in gold? That is one school of thought. The other school of thought is when you look at data that whenever financial markets go through very large rounds of turbulence, in those moments gold really shines and protects capital. So it does have value in terms of protecting capital when everything else becomes doubtful. So there are moments in decades when the financial markets freeze or go through loss of confidence because of a certain event which may happen at that point in time. In such moments, an asset class like gold really shows its value. So these are the two extreme viewpoints on gold. My belief for gold is when I look at data over the last 30, 40, 50 years, और अगर आप सिर्फ निफ्टी और गोल्ड के कॉम्बिनेशन में अगर आप 50% स्प्लिट करके पैसा लगा दो, there are 10 years when gold has given zero returns, and there are 10 years when, let's say, Nifty has given zero returns. But they give zero returns in not in non-overlapping phases. And because their returns don't overlap, they complement. So they are good partners to each other. So for example, अगर गोल्ड का रिटर्न x 10% है और अगर निफ्टी का भी रिटर्न 10% है और दोनों का आपने अगर इक्वल रेशियो में जोड़ दिया, तो आइडियली मैथमेटिकली आपका एवरेज रिटर्न भी 10 आना चाहिए, राइट? बिकॉज दोनों का 10 और 10 है, तो एवरेज कर लिया तो 10 होना चाहिए. लेकिन आप देखोगे कि दोनों 10 + 10 का एवरेज इज एक्चुअली नॉट 10, इट्स एक्चुअली 12 or 13. So you're able to increase your return and reduce your risk because of the non-overlapping nature of gold. Now, the third thought that I have, and why gold is around currently 10 to 12% of my own portfolio through sovereign gold bonds, and we have a fund called World Gold Fund, which buys shares of companies which are miners in gold. These are global stocks. So through this, I have around 10% exposure to gold. Is because of this thought that आज बेसिकली अगर आप दो बड़े जो एसेट क्लास है, फिक्स्ड इनकम और इक्विटी, डेट और इक्विटी में एक हद तक अच्छी कंपनीज के दाम बहुत अच्छे रन रेट से ऊपर चले गए हैं. शायद ये 3-4 साल कंसोलिडेट हो, शायद. आई डोंट नो वेदर इट विल हैपन और नॉट. दे कैन कंटिन्यू टू राइज एंड सरप्राइज मी, but there can be some phase of a consolidation in equity prices. On the other hand, जो bonds है, हर देश में, इंडिया हो या यूएस हो,
Governments are constantly printing more and more bonds. They are issuing more and more bonds. The supply of bonds is almost like infinite. The supply of bonds is only going to rise every year because fiscal deficits of every country continues to rise every year. Nice. So what do you want to own? You want to own an asset class which is not freely available. So when you own bonds, that asset class is going to be freely available. Supply will continue to increase. अब supply अगर बढ़ रहा है और आपको compensate करता है by a higher rate of interest, it is okay. वो भी नहीं है. इनफैक्ट आप जो 9% मिलते थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड पे, आज वो 6 पे आ गया है. ट्रेडिशनल ट्रिपल ए बॉन्ड्स की यील्ड 4% पे आ गई है. तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आपको 2.5% का एक तो मिनिमम इंटरेस्ट मिलता है, और जो अगर आप 8 साल होल्ड करके रखो तो टैक्स भी हो जाता है. और दूसरा, पिछले 1.5-2 साल, एक से 1.5 साल में गोल्ड के प्राइसेस भी नीचे आए हैं. सो आई थिंक these combination factors make me feel that some exposure to gold I am comfortable owning. Whether I'm right or wrong, time will tell. But this is my thesis of why do I invest in gold. Superb, sir. Sir, and finally, towards the end, sir, कुछ मैसेज जो आप देना चाहते हो इन्वेस्टर्स को, जिनको शायद कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ रूल्स जो अभी के मार्केट में उनको काम आ सकते हैं, वर्ड ऑफ कॉशन. So I think few principles that have always, helped me and helped a lot of investors is respect your capital more than anything else, and which means at times focus on, protection of capital, not just generation of returns. Percentage of returns, we all like to have high rates of return, but there are times to, hit a 6. And there are times to wear your helmet, gloves, and thigh pads, and play defense. A bear market is a time to attempt and hit 6s and be more aggressive in your asset allocation, because prices are cheap that time. And when your entry prices are cheap, generally upside is taken care of. Bull markets, on the other hand, are times to also be more defensive rather than be more aggressive. And we are in a bull market right now. Making money has become easier than anything else. कंपनीज वुड बी रियलाइजिंग कि हम पूरे साल में 100 रुपए पे अगर 12% का आरओई जनरेट करना है, 12 रुपए का प्रॉफिट जनरेट करना है, तो 12 महीना काम करना पड़ता है. बट शेयर मार्केट में एक महीने में मेरे ही स्टॉक पे 12% बन रहा है. तो मेकिंग मनी इन रियल, प्रॉफिट बनाने में जितना टाइम जा रहा है और स्टॉक मार्केट में पेपर एसेट पे पैसा बनाने में जितना टाइम जा रहा है, दोनों में एक थोड़ा डिस्कनेक्ट फिलहाल हुआ है. तो ऐसे माहौल में सेफ्टी फर्स्ट माइंडसेट ज्यादा जरूरी है. एज इन्वेस्टर्स आई वुड से बी कंजर्वेटिव in terms of your expectation of returns, and invest fundamentally. Don't invest just because some stocks are running up, because in a bull market every stock will run up, but whether it is a good company or not, you will realize only when the cycle and the music stops. So just ensure you don't get stuck with wrong stocks. This is a great time to clean up weak companies in the portfolio, or even weak funds in the portfolio, and narrow it down to solid businesses, solid companies, and create a right asset allocation plan. And have some mix of safer assets like fixed income or gold also in the portfolio, so that whenever there is a larger amount of volatility, this part can help you invest better. And lastly, give time to money, give decades to money, then your capital will give you multiple compounding. But if we give only years to money, then our returns will also be accordingly suboptimal. सर, थैंक यू फॉर सच ए ब्यूटीफुल मैसेज कि सर बुल मार्केट में अपनी मिस्टेक्स को सेल करने का सबसे अच्छा टाइम होता है. साथ ही साथ बुल मार्केट में हर कोई पैसा बनाता है, बट अ गुड इन्वेस्टर इज एबल टू सेव हिज मनी इवन व्हेन मार्केट इज बैड. वो हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा. So thank you so much, sir, for all the time and for coming and discussing in detail everything with all of us. Thank you so much, sir.